Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss the chapter number 1 part 3 of our subject economics. So students, I hope आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का आपने अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आज हम करेंगे पार्ट 3 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स और बहुत ही आईएमपी है। जो मैं क्वेश्चन आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पूछा जाता है 3 मार्क के अंदर। बहुत ही आईएमपी है और सब स्कूल्स में ये आता ही है। इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप ओसी में भी पढ़ चुके हो, इको में भी है। तो देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, आप कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी काम करते हो जिसमें आपको पैसा मिलता है, जिसमें आप गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मार्केट में बुक्स को परचेस करने जाते हो, तो जब आप बुक्स परचेस करते हो तो आपके पास से पैसा जाता है और आपके पास बुक आती है, तो आपने यहाँ पे एक्सचेंज किया है। इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है पैसे कमाने के लिए। अगर मैं मोबाइल परचेस करने जाता हूँ तो मैं मोबाइल तो परचेस करूँगा, पर मेरे पास से पैसा जाएगा। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। मतलब आपके पास कुछ आएगा तो वहाँ से आपके पास से कुछ जाएगा भी। गुड्स आते हैं तो पैसे जाते हैं। डॉक्टर की सर्विस लेते हो तो सर्विस तो मिल रही है, पर बदले में आपके पास से पैसा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अपनी फ़ीस चार्ज करेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जब भी हम कोई भी काम करते हैं, तो काम करने के बाद हमें कहीं ना कहीं पैसा मिलता है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो सामान बनाते हैं, तो सामान देने के बाद उनके पास पैसा आता है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, मतलब आप होटल्स में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ पे आपको फूड तो मिलता है, पर बदले में आपके पास से चला जाता है पैसा, क्योंकि होटल का बिल तो भरना ही पड़ेगा, फ्री में तो कोई खिलाएगा नहीं आपको। सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। आप मूवीज़ देखने जाते हो तो आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, मज़ा आता है, पर बदले में आपको मूवीज़ की टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। मतलब अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास से कुछ जाएगा भी। गेट एम्प्लॉयड इन स्कूल टू टीच। अब स्कूल में अगर कोई टीचर काम करते हैं तो वो अपनी सर्विस स्कूल को दे रहे हैं, तो बदले में स्कूल उनको सैलरी देगी। मतलब सीधी बात है, और मैं कुछ काम करूँगा तो बदले में मुझे कुछ मिलने वाला तो है ही, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे फार्मर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर करने के बाद, मेहनत करने के बाद उनको पैसा मिलता है। लॉयर्स होते हैं जो अपना दिमाग यूज़ करके कोर्ट में केस लड़ते हैं, तो बदले में उनको फ़ीस मिलती है। टीचर्स होते हैं जो आप लोगों को नॉलेज देते हैं, तो बदले में वो आपसे मनी लेते हैं। एक्टर्स होते हैं जो मूवीज़ में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है, तो बदले में आपसे क्या लेती है? गवर्नमेंट पूरी कंट्री को चलाती है, तो बदले में गवर्नमेंट आप लोगों से लेती है टैक्स। तो कहीं ना कहीं कोई भी काम किया जाता है तो बदले में पैसे तो लिए ही जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करने के बदले पैसा मिलता है, तो नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है? ये सोशल सर्विस होती है। एक्टिविटी परफॉर्म विदाउट द पर्पस ऑफ गेटिंग और ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन। काम हम करते हैं पर हमारा कोई मोटो नहीं होता है पैसे कमाने का। जैसे अगर आप चैरिटी करते हो, तो चैरिटी जब आप करते हो, कोई गरीबों को पैसे दान देते हो, तो बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। यहाँ पे आपको कोई एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा। पैसा आपके पास से गया तो बदले में आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप चैरिटी करते हो तो चैरिटी करते हो, गरीबों को पैसा देते हो, तो बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपकी जो मदर होती है या आपके जो फादर होते हैं वो आपको बड़ा करते हैं, पाल पोस कर अच्छे से बड़ा करते हैं, तो बदले में वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं कि भाई चलो मैंने आपको बड़ा कर दिया, पूरा खर्चा निकालो। नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है चैरिटेबल एक्टिविटी विच इज़ डन आउट ऑफ लव और अफेक्शन। जो हम चैरिटी करते हैं, हमें गरीबों से प्यार होता है, हमें गरीबों से दया आती है। अफेक्शन का मतलब लगाव होता है, दया। तो मतलब आपको गरीबों पे दया आती है, उनसे प्यार होता है, इसलिए आप उनको पैसा देते हो, बदले में आप उनसे कुछ मांगते नहीं हो। दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व कोस्ट बट दिस कोस्ट आर नॉट इनकर्ड टू गेट मॉनिटरी बेनिफिट। दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व कोस्ट मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी खर्चा तो होता ही है। कोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपको भी एक्सपेंस तो होगा ही, पर बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए नया टॉपिक पढ़ते हैं। जो मैं आपको बोलता हूँ आता ही है, ये मेरी गारंटी है कि माइक्रो मैक्रो तो पूछते ही है 3 मार्क्स में, 100% नहीं, 101% में आता है, आएगा ही आएगा, समझ लीजिए। माइक्रो मैक्रो क्या होता है, तो जो ये हमारा इकोनॉमिक्स है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड इज मैक्रो। सो माइक्रो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में ही हमें पढ़ाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब एक इंसान का बिहेवियर। कोई भी एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक बंदे के पास एक कोई भी एक लड़का है जिसके पास 1000 रुपीज़ है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताने की कोशिश करता है कि वो पर्टिकुलर लड़का 1000 रुपये से कहाँ कहाँ खर्चा करेगा, उसका बिहेवियर कैसा है, रेशनल बिहेवियर। अब यहाँ पे रेशनल का मतलब होता है कि कोई भी इंसान होता है, उसका बिहेवियर बार बार बदलता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, बार बार इंसान की वांट्स अलग अलग जागती रहती है, नई नई वांट्स आती रहती है। एक वांट्स ख़त्म होगी तो दूसरी रेडी होगी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी रेडी होगी, पर इंसान की वांट्स कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कैसे वो डिमांड करता है सब चीज़ों की। जैसे एक इंसान के पास, एक लड़के के पास 1000 रुपये है, तो वो 1000 रुपये से क्या क्या परचेस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूँ। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है कि समझ लो एक लड़का है जो पेट्रोल भरवा रहा है, तो अब पेट्रोल का भाव समझ लो 70 रुपीज़ है, तो वो 1 लीटर भरवाएगा। ठीक है, उसके बाद बाई चांस पेट्रोल का भाव 50 रुपये हो गया, तो वो 2 लीटर भरवाएगा। इससे आप क्या देख रहे हो, अगर पेट्रोल का भाव ज़्यादा है तो वो पेट्रोल कम भरवा रहा है, पेट्रोल का भाव घट गया तो उसको फ़ायदा है, वो पेट्रोल ज़्यादा भरवाएगा। ठीक है, पेट्रोल का भाव और 30 रुपये हो गया, मतलब और कम हो गया, तो वो 3 लीटर भरवाएगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको ये समझ बताना है कि अगर मार्केट में प्राइस घट जाती है, डिक्रीज़ होती है, तो इंसान की डिमांड वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हो, बहुत इजी है कि भाई जब प्राइस
यहाँ पे आप अगर चाहो तो एक इजी तरीके से भी याद कर सकते हो कि व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ऐसे भी याद हम रख सकते हैं इकोनॉमिक्स में कि अगर कभी प्राइस बढ़ जाता है तो वो इंसान की डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने आप को भी ले सकते हो कि भाई समझ लो मैं हूँ, और जब मार्केट में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो मैं पेट्रोल कम भरवाऊँगा, मेरी डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल के दाम घट गए घट गए घट गए तो मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबके बारे में स्टडी नहीं करते। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई एक पर्टिकुलर इंसान को लेके हम लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये बहुत छोटा कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पूरे मार्केट के स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे मार्केट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन। तो माइक्रो इकोनॉमिज्म जो है वो मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट यूज़ करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक है, मार्जिनलिज्म का मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। देखिए मार्जिनलिज्म का मतलब होता है कि इफ़ यू हैव लेस रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज तो आप मैक्सिमम अपनी वांट को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करोगे। जो आपकी जो मेन नीड्स है, मेन वांट्स है, वो पूरा करोगे। वही है 1000 रुपये में आप मैकडी जा सकते हो, आप मूवी जा सकते हो, और या आप क्लोथ खरीद सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है पर तीनों का तीनों 1000 रुपये में नहीं आएगा। तो मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट हमें यह बताता है कि जो हमारी खुद की मेन वांट्स है, जैसे कपड़ा कपड़ा बहुत ज़रूरी है, तो पहले हम वो उस पर खर्चा करेंगे। बाद में अगर बच जाता है तो मैकडी या मूवी पे जाते हैं। बट मेन तो क्लोथ है, क्योंकि मैकडी मूवी तो बाद में भी हम लोग उस पर जा सकते हैं। तो मार्जिनलिज्म का कंसेप्ट यही बताता है कि फर्स्ट ट्राई टू सेटिस्फाई योर मेन वांट्स। मतलब एक लड़का अगर लिमिटेड पैसा है उसके पास तो वो ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेगा मार्जिनलिज्म का। मतलब वो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो मैक्सिमम उसे यूज़ करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब मैंने वही बताया था कि मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल का तो आप पेट्रोल कम भरवाओगे, और अगर प्राइस कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप ज़्यादा पेट्रोल भरवाओगे। यही एक एग्जांपल है। और एक है वेज डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर। वेज डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अब एक वर्कर है, उसकी इनकम बहुत कम है। एक वर्कर है जिसकी इनकम बहुत कम है तो वो खर्चा कम करेगा। सीधी बात है ना कि भाई अगर उसकी इनकम कम है तो वो खर्चा कम करेगा। और बाय चांस उसकी इनकम ज़्यादा हो गई, पगार बढ़ गई उसकी, तो फिर ज़्यादा परचेजिंग होगा, मार्केट में जाके ज़्यादा सामान परचेज करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बता सकता हूँ कि इसमें बताया गया है कि इसमें एक ही आपको एग्जांपल लेना है। कोई भी एक लेबर, उसकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और उसकी इनकम घट जाती है तो उसकी डिमांड भी सामान के लिए घट जाएगी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें समझाया जाता है, कोई भी एग्जांपल ले गए। बट मैक्रो है ना, बहुत एंटायर इकोनॉमिक के बारे में समझाया जाता है। एंटायर मतलब पूरे कंट्री के बारे में समझाया जाता है, जबकि माइक्रो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। यहाँ पे एंटायर इकोनॉमी मतलब पूरा देश का आ गया, पूरे कंट्री का आ गया, पूरे मार्केट का आ गया। जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन। अब पॉवर्टी मतलब गरीबी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, काम नहीं होता। पॉपुलेशन तो आपको पता ही है हमारे इंडिया की बढ़ती जा रही है। तो मैक्रो इकोनॉमी है ना, पूरे कंट्री के प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करवाता है, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, पूरे कंट्री के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है।
तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें आपको देश और दुनिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है और रिसोर्सिस को कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए कंट्री में रिसोर्सिस बहुत कम है, धीरे धीरे सारे रिसोर्सिस ख़त्म हो रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये बताएगा कि यार आपके पास रिसोर्सिस लिमिटेड है, पर वो लिमिटेड रिसोर्सिस में भी आप अपने कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हो और ये अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भी कैसे कम कर सकते हो। जैसे अभी गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करके ये पता लगाएगी कि भाई भारत में, इंडिया में कहाँ कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। फिर वो गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी, पैसा देगी, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका सारा कंट्री का प्रॉब्लम दूर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में पढ़ा जाता है तो उसकी प्रॉब्लम दूर होती है, बट मैक्रो पूरे देश की प्रॉब्लम दूर करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।